Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी। कैबिनेट प्रस्ताव में संशोधन को दी मंजूरी। कॉर्बेट सफारी के दौरान सीएम धामी की सुरक्षा में चूक। बिना फिटनेस जिप्सी में मुख्यमंत्री को कराई गई जंगल की सैर। विभाग ने दिए जांच के आदेश। हल्द्वानी शहर को मिली एक बड़ी सौगात। सांसद अजय भट्ट ने 3 प्रमुख सीवरेज परियोजनाओं का किया शुभारंभ। सीवरेज की समस्याओं से मिलेगी राहत। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महिलाओं ने किया हंगामा। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी महिलाएं। उप जिलाधिकारी को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। धारचूला में के तीजम में बारिश से हुआ भारी नुकसान। नदियों का बड़ा जलस्तर। 124 सड़कें भूस्खलन से बंद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आए 6 प्रस्ताव। उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी। पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए। 132 से 152 हुई संख्या। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय। उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 प्रख्यापित किए जाने की मिली स्वीकृति। उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे का पुनर्गठन किए जाने के अनुमोदन। पुत्र 18 साल का होने पर अब बंद नहीं होगी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन। कैबिनेट ने प्रस्ताव में संशोधन को दी मंजूरी। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं नई दिल्ली। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे नई दिल्ली। सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। केंद्रीय विद्यालय आईडीपीएल ऋषिकेश के लिए वन भूमि हस्तांतरण के विषय पर की विस्तृत चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अधिकारियों के साथ की बैठक। अब तक की प्रगति की समीक्षा। केंद्रीय विद्यालय के लिए वन भूमि हस्तांतरण पर सहमति की प्रदान। अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की टीम ने धनौरी क्षेत्र में बरसात के मौसम में पशुओं को होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पशुपालकों को पशुओं में होने वाली आम बीमारियों, उनके कारणों, लक्षणों और रोकथाम के उपायों के बारे में बताया। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि पशुओं को साफ सुथरा पानी पिलाएं, समय समय पर टीकाकरण और पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा खिलाएं। पशुओं को खाने में अधिक से अधिक हरा चारा और संतुलित पशु आहार खिलाएं। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में गड्ढे में जो पानी भर जाता है वह सड़ने लगता है। जानवर वहीं पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 महिला नशा तस्कर दून पुलिस की गिरफ्त में आ गई हैं। थाना रायपुर पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 730 ग्राम चरस बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नशे के आदी व्यक्तियों की काउंसलिंग के दौरान महिला तस्करों के संबंध में जानकारी मिली थी, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान सोमनाथ नगर के पास से 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों की पहचान शबाना और राजिदा निवासी जसमोर जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में महिला तस्करों ने बताया कि वे दोनों सगी बहनें हैं। पिछले कुछ समय से तरस बचने के काम में सप्लाई है। वे बेहट सहारनपुर क्षेत्र में चरस एकत्रित कर ऊंचे दामों में देहरादून में सप्लाई करती थी। पुलिस अब पूछताछ में आए अन्य नशा तस्करों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, अन्यथा एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अचानक एक चाय की दुकान पर सिलेंडर से आग भड़क गई, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पास में खड़े वाहनों को हटाया गया, तब जाकर मुश्किल से आग को काबू में पाया। इस पूरी घटना को रोकने में होमगार्ड कमांडर और आसपास के व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता बीते 27 जनवरी 2025 से लागू की गई है, जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। चमोली जिले में वर्तमान तक यूसीसी के तहत 13,724 दंपत्ति की ओर से विवाह पंजीकरण किया गया है, जबकि 219 आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है और विभिन्न कारणों से 647 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि यूसीसी में विवाह और अन्य पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। सरकार की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए आगामी 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण को शुल्क से मुफ्त रखा गया है। जिलाधिकारी ने आम जनता को सरकार की ओर प्रदत्त सुविधा का लाभ लेते हुए समय से पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। समान नागरिकता संहिता के तहत जो विवाह पंजीकरण होने हैं, पहले उनमें 250 रुपये का पंजीकरण शुल्क था। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी अब 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण करवाएंगे उनको निःशुल्क यह सुविधा दी जाएगी और 26 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाहों के लिए यह अनिवार्य है। तो सभी जनपद चमोली के विवाहित युगल से अपील है कि वो अपना पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ लें। हल्द्वानी शहर के लिए एक बड़ी सौगात सांसद अजय भट्ट ने 22 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से 3 प्रमुख सीवरेज परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 15 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को सीवरेज की समस्याओं से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल जनता को राहत मिलेगी बल्कि शहर की स्वच्छता और जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सीवर लाइन बिछने से शहर में खुले नालों में बहने वाले गंदे पानी से निजात मिलेगी और पर्यावरण प्रदूषण भी रुकेगा। प्रगतिशील बहुजन माता संगठन की ओर से रामनगर तहसील परिसर में महिलाओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी बहुजन माताओं ने उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने प्रतिमा मिलने वाले 3,000 रुपए मानदेय को 5,000 मानदेय करने की मांग की है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने उनकी मांग को जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बहुजन माताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई में इतने कम मानदेय पर घर परिवार चलाना उनके लिए मुश्किल है। इससे अतिरिक्त बहुजन माताओं को न तो 12 महीने का मानदेय मिलता है, न ही कोई छुट्टी दी जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव की ओर से केंद्र सरकार और बहुजन माताओं का मानदेय 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन दिया जाता है। काम कर रही 2008 से और बहुजन माता को बड़ा शोषण होता है स्कूल में। फिलहाल जो भी है हमें 12,000 मानदेय दिया जाए महीने का और स्थायी किया जाए, हमें प्रस्तुति छुट्टी दी जाए और स्थायी करा जाए। और सरकार से निवेदन है कि इतने सालों से हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी शासन प्रशासन कोई हमारा बहुजन माता का साथ नहीं दे रहा है, हर तरह से पीड़ा देते हैं। मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करेंगे कि आपकी मांग पूरी हो। और जो विलय वाले की बात आ रही है, विलय के लिए भी आप लोगों ने प्रस्ताव दे रखा है कि हम भी लोगों को उसमें रखा जाएगा। इसका मतलब जैसे कोई नया विद्यालय बन गया तो उसमें या इंटर कॉलेज में जब भी भर्तियां होंगी तो कम से कम आप लोगों को प्राथमिकता दी जाए इसमें, क्योंकि आप लोग पहले से ही अनुभवी हैं, इसमें पहले से काम करते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने चीनू पंडित गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एसटीएफ की टीम ने 3 पिस्तौल, 1 देसी तमंचा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान समर्थ पवार और संजय नेगी के रूप में हुई है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने किया। उन्होंने बताया कि चीनू पंडित कई सालों से जेल में बंद है। साल 2014 के दौरान गैंगवार में चीनू पंडित के 3 साथियों की हत्या हो गई थी। वर्तमान में जानकारी मिली कि चीनू पंडित पैरोल पर बाहर आकर अपने साथियों की हत्या का बदला लेने का षड्यंत्र रच रहा है। अपने गिरोह के सदस्यों को वह सक्रिय कर रहा है और शूटर और हथियारों का प्रबंध कर रहा है। इस आधार पर एसटीएफ ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और देहरादून में चीनू पंडित के 2 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ करने के बाद आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपी से जो गुप्त जानकारी हासिल हुई है, उस आधार पर एसटीएफ ने अग्रिम कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एसटीएफ ने
चीनू पंडित का असली नाम विनीत शर्मा बताया और उस पर हत्या, अपहरण जैसे 30 से अधिक मुकदमे दर्ज होना बताया। चीनू पंडित के गुर्गों के गिरफ्तार होने से एसटीएफ मानकर चल रही है कि उन्होंने शहर में एक बड़ी वारदात को होने से नाकाम किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम और यादवेंद्र बाजवा शाहिद पूरी टीम को शाबाशी दी है। ये दो अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन दो की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और एक सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया तो ये 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं। तो इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया है जिससे कि भविष्य में ये इस प्रकार की कोई वारदात कर पाते। कि जो है ये लमगांव थाना क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है। फिलहाल ये देहरादून में रह रहा है ये भी, और इसी के मार्फत ये असला अरेंज हुआ था जो समर्थ पवार के इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था और इसको जो है चीनू पंडित जो है ओवरऑल ऑपरेट कर रहा था और ये वेपन इकट्ठे कर रहे थे। इस प्रकार की सूचना पुलिस के पास थी और इसमें फिर एसटीएफ ने काम करके इसको डेवलप करके बस्ट किया। तो धार है इसका चीनू पंडित जो रुड़की जेल में, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी 30 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें जो समर्थ पवार है ये मूलतः सहारनपुर का रहने वाला है। अभी थाना प्रेमनगर क्षेत्र में रह रहा था ये। इसके संबंध में, इसके आपराधिक इतिहास के संबंध में सहारनपुर से संपर्क किया गया है और जानकारी ली जा रही है। और ये संजय नेगी और समर्थ पवार का जो क्रिमिनल हिस्ट्री है जैसी मिलती है। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस ने चमोली से चरस खरीद कर ला रहे एक तस्कर को तपोवन में गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 480 ग्राम चरस और चरस बेचकर कमाए गए 4000 रुपए और एक स्कूटी बरामद की गई है। तस्कर की पहचान आकाश ठाकुर निवासी देहरादून के रूप में हुई। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देशन पर तपोवन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रीनगर की ओर से स्कूटी सवार युवक को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से चरस बरामद हुई। तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत ने चरस बरामद होने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसकी स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह चरस कांवड़ियों को बेचकर मोटी रकम कमाने की फिराक में था। हरिद्वार पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के दिशा निर्देशन में पथरी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना पथरी क्षेत्र के दिनारपुर, ऐथल आदि क्षेत्रों के जंगलों के बीच नालों के पास चलाया गया, जहां अवैध शराब बनाने की गतिविधियां होने की सूचना प्राप्त हुई थी। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने जंगलों के भीतर छिपाई गई शराब भट्टियों को नष्ट किया। छापेमारी के दौरान ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई, जिससे पुलिस को सटीक जानकारी और लोकेशन प्राप्त हो सकी। हरिद्वार पुलिस की ड्रोन से निगरानी की ये तकनीक अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने में कारगर साबित हो रही है। पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा ताकि हरिद्वार को पूरी तरह से अवैध कच्ची शराब से मुक्त किया जा सके। कलियर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। पकड़े गए चोरों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कलियर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि दानिश निवासी पिरान कलियर ने तहरीर देकर बताया था कि रहमतपुर रोड पर उनके आम के बाग में 4 दीवारी का काम चल रहा है। रात को अज्ञात चोरों ने बाग से लोहे के बीम, 40 किलो सरिया और एक मोबाइल फोन चोरी किया है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। चोरों की पहचान शाहिद निवासी नई बस्ती और राहुल निवासी पिरान कलियर के रूप में हुई है। नैनीताल के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिल की गई।
मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने सबसे पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। आतंकी हमले की सूचना पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी पहुंची। मॉक ड्रिल के दौरान हर जगह एक एम्बुलेंस, दमकल गाड़ी, डॉग स्क्वाड और 80 से 90 जवान शामिल रहे। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आमजन को आपातकालीन स्थिति में किस तरह से अपने साथ साथ अपने आसपास के व्यक्तियों को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए जागरूक करना रहा। उन्होंने कहा कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन कुमाऊं का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहां पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। कैंचीधाम के लिए भी यहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। भविष्य में किसी तरह की आतंकी घटना होने पर कैसे निपटा जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सावन महीने में आने वाले कांवड़ियों को पैदल चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अतिक्रमण पर पुलिस और नगर पालिका की टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। राम झूला पैदल मार्ग, शिवानंद गेट, लक्ष्मण झूला रोड, कैलाश गेट, मधुबन आश्रम, आस्था पथ और पूर्णानंद बस पार्किंग में दर्जन भर से अधिक अतिक्रमण को नगर पालिका की टीम ने अपने कब्जे में लिया, जबकि पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों का नजारा काफी खुला खुला नजर आया। फुटपाथ भी कब्जा मुक्त दिखाई दिया। जानकी झूला जाने वाले रास्ते पर भी लोग आसानी से आवागमन करते हुए नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस और नगर पालिका की टीम को देखकर अपना सामान जब्त होने से बचाने के लिए अतिक्रमण करने वाले खुद ही अपना सामान समेटते हुए नजर आए। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि डीएम नितिका खंडेलवाल और पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसका मकसद पैदल चलने वाले कांवड़ियों को पैदल चलने में होने वाली असुविधा से बचाना है। ट्रेन से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए योगनगरी रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के तहत जीआरपी को सूचना मिली कि योगनगरी स्टेशन पर एक बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट होने से 2 यात्री घायल हो गए हैं। इसके अलावा 2 आतंकवादियों ने 2 यात्रियों को बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, फायर, पुलिस और एटीएस की टीम योगनगरी स्टेशन पर पहुंची। मोर्चा संभालते हुए एटीएस की टीम ने आतंकवादियों को बंधकों को छोड़कर सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में एटीएस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आतंकवादियों को गोलियों से छलनी कर मार गिराया। मौके पर घायलों को प्रशासन की टीम ने अस्पताल भेज, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। जीआरपी के सीओ स्वप्निल मोयाल ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम मॉक ड्रिल के तहत हुआ था। इसका मकसद जीआरपी और अन्य विभागों की कार्यदक्षता को परखना था। फिलहाल सभी विभागों का आपसी तालमेल और क्विक रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला। महोदय का आदेश हुआ था कि कांवड़ मेला क्षेत्र में सभी जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, वाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर हम लोग एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करा करें ताकि काउंटर टेररिज्म किया जाए। काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की जाए। इसके दृष्टिगत हमने योगनगरी में एक काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल करी है। इसमें एक सूचना आई कि यहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ है और 2 टेररिस्ट यहाँ पर पाए गए हैं जिन्होंने 2 व्यक्तियों को बंधक बनाया है। उसके बाद हमने कमांड सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके जितने भी वाइटल जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उनसे कोलैबोरेट किया, जैसे कि जिला प्रशासन हुआ, हॉस्पिटल्स हुए और एसडीआरएफ हुई, फायर डिपार्टमेंट हुआ, सबसे कोऑर्डिनेट करके सारी टीम से कोऑर्डिनेट किया गया। सभी यहाँ पर टाइम से पहुंची। उसके बाद एटीएस की टीम ने एक काउंटर टेररिज्म मेजर लागू किया और दोनों ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और दोनों ही बंधक को छुड़ाया थे और 2 ही हॉस्टेजेस थे। एक बम विस्फोट हुआ, इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। सबसे पहले जीआरपी उत्तराखंड, आरपीएफ, जीआरपी उत्तराखंड, आरपीएफ और रेलवे स्टेशन साथ में था। इसके अलावा बाहर से जो इंस्टीट्यूशंस आए थे वो थे एंटी टेरर स्क्वाड उत्तराखंड, प्रशासन से बात की गई, हॉस्पिटल के जितने भी 108 के माध्यम से एम्बुलेंस बुलाई गई और हॉस्पिटल प्रशासन से बात की गई। उसके बाद एसडीआरएफ से बात की गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और अन्य जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे जो इससे कंसर्न है सबसे
एमडीडीए का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर कड़ा प्रहार लगातार जारी है। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर एमडीडीए का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर कड़ा प्रहार जारी। वीसी तिवारी, सचिव बर्डिया के निर्देश और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। छिंदवाड़ा में भूषण कुमार के अवैध व्यवसायिक निर्माण को किया सील। डांडा लखौंड में प्रवीण बंसल के अवैध प्लॉटिंग पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ओम विहार में सुमित की अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। शिवगंगा मार्ग में दीपक भट्ट के अवैध प्लॉटिंग पर भी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एमडीडीए टीम ने की सीलिंग की कार्रवाई। तो वहीं सीएम धामी की सुरक्षा में हुई थी कड़ी चूक। ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में हुई थी बड़ी चूक। रामनगर में कॉर्बेट सफारी के दौरान हुई बड़ी लापरवाही। बिना फिटनेस वाली जिप्सी में मुख्यमंत्री को कराई जंगल की सैर। जिप्सी का नहीं किया था सुरक्षा ऑडिट। जिप्सी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन तक नहीं। जिप्सी की फिटनेस 5 साल पहले हो चुकी थी समाप्त। विभाग ने दिए जांच के आदेश। जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठा दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठा दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस जिप्सी में उन्हें जंगल सफारी कराई गई उसका फिटनेस ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हाँ बिल्कुल संदीप, सही बात है। अभी हम कहें तो 2 दिन पहले जब पुष्कर सिंह धामी कुमायूं के दौरे पर थे तो वो वहां पर रामनगर कारपेट भी पहुंचे थे। वहां पर जाके उन्होंने जंगल सफारी करी थी और पौधारोपण भी किया था ये। और उसके बाद जब चीजें निकल के, अब धीरे जब चीजें निकल के आ रही हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जिसमें मुख्यमंत्री को जिस जिप्सी में ले जाया गया था, भ्रमण कराया गया था, उसकी ना तो फिटनेस थी ना ही कोई उसका पहले जीप का सुरक्षा ऑडिट किया गया। क्योंकि जब कोई और सीएम सबसे बड़ा प्रदेश का होता है, मुख्य होता है, जब वो किसी चीज में जाते हैं तो पहले ही उस चीज को देखा जाता है कि वो किसमें सवारी करने जा रहे हैं, किसमें बैठने जा रहे हैं, उसका पूरा चेकअप किया जाता है। लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था और जो उसकी फिटनेस थी वो 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो कुल मिला के कहीं ऐसे गंभीर मामले उनकी सुरक्षा को लेकर आए हैं, जिसके बाद जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, जब मामला प्रकाश में उनके द्वारा फिर वो जांच के आदेश दिए गए और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएगी, जो भी चीजें आएंगी तो उसके बाद फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के कहें कि एक बहुत बड़ी चूक का मामला जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनकी निकल के आया। अब ये देखना है कि जब जांच बैठ चुकी है, आज से मुख्यमंत्री से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा सुरक्षा में चूक हुई है और इस विभाग द्वारा इसकी जांच बैठा दी गई है और जांच के में जो भी तथ्य आएंगे या चीजें निकल के आएंगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमल, अगर बात करें इसकी फिटनेस की तो फिटनेस की जिम्मेदारी किस विभाग पे होती है? कौन अधिकारी देखरेख करता है इन सब चीजों की और आखिर अब आगे क्या कार्रवाई जारी है? मैंने कहा ना अभी कार्रवाई इसमें जब मामले निकल के आए, जब मुख्यमंत्री का भ्रमण हो गया तो उसके बाद जब चीजें निकल के आई तो कहीं ना कहीं हड़कंप सा मच गया कि ये चूक कैसे हुई और उस जिप्सी में कैसे बिठाया गया था कि जिसकी सारी चीजें कंप्लीट नहीं थी। तो उस चीज में फिर लगातार जब बात निकल के आए, मीडिया सुर्खियों में निकल के आया, सब बातें हलचल सी हुई तो उसके बाद फिर एकदम विभाग अलर्ट मोड पे आया। जो फॉरेस्ट विभाग, जो वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल, उन्होंने इसकी जांच दी है और वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब जांच फिर जो भी तथ्य निकल के आएंगे, जहां कमियां निकल के आएंगी, जिसके खिलाफ चीजें निकल के आएंगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार की चूक ना हो जो इस प्रकार की हुई। क्योंकि जो मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, वो राज्य का सबसे बड़ा रक्षक होता है और अगर उसी की सुरक्षा में चूक हो गई, जिनको जन की सुरक्षा अगर उन्हीं को चूक हो गई तो फिर और
चीजों में कहाँ देगी, तो इन सब कमियों को देखा जाएगा कि कहाँ चूक हुई है, क्यों ऐसा जल्दबाजी में कदम उठाया गया, सब चीजों को नहीं परखा गया, कहाँ ऐसी कमी है। तो वो सब चीजें हम उस पर जांच होगी और जो भी निकल के आएगा उसमें आपकी लापरवाही होगी। अब देखना है क्या कुछ उस रिपोर्ट में निकल के आता है जो जांच की जा रही है, क्या उसमें तथ्य निकल के आएंगे और उसके बाद फिर क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।